बरसात की एक शाम। रोज की तरह गांव के दो लोग बैठे हैं टुन टुन की चाय की दुकान पर। रात आते ही तुम तुम की चाय पिए बिना माहौल बनता ही नहीं। भाई तुम हम सब के लिए एक एक कप चाय बना देना अच्छे से। हाँ, बस बना रहा हूँ। आप लोग थोड़ा बैठो, हो जाएगा अभी। इस बरसात के समय दिन भर की मेहनत के बाद टुन टुन की दुकान की चाय तो पीनी ही है। हाँ, सही कहा। उसकी हाथ की अदरक और तेज पत्ता वाली चाय की कोई मुकाबला ही नहीं। हे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। अरे नहीं रे तुम बिल्कुल सच बात है। ऐसे ही गपशप चल रही थी टुन टुन की चाय की दुकान पर। अरे वो देखो, पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी आइए आइए, इधर आइए। अच्छा, तुम लोग यही हो? हाँ, हम सब यही हैं आज। इस बरसात के समय दिन भर की मेहनत के बाद टुन टुन की दुकान की चाय तो पीनी ही है। तुम पंडित मास्टर जी के लिए भी एक कप चाय बना ले, सब साथ में पिएंगे। वो चाय बनाए, तब तक हम लोग बातें शुरू करते हैं। क्या कहते हो? अच्छा पंडित जी, आप तो कितनी सुंदर भूत की कहानियां लिखते हैं। पिछले महीने आपकी जो भूत की कहानी की किताब निकली ना, मेरी बेटी को खरीद कर दी थी। बहुत पसंद आई है उसको। ऐसा क्या? हाँ पंडित जी, और नहीं तो क्या। अच्छा, आपने अपनी जिंदगी में सच में कभी भूत देखा है? हाँ, देखा है। देखा? तो बताइए ना ये कहानी। अभी चाय पीते पीते भूत की कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा। बहुत साल पहले मैं सच में एक भूत के चक्कर में पड़ गया था। फिर वहां से जैसे बचकर आया था। वो भी एक अजीब कहानी है। वही कहानी तुम लोगों को सुनाता हूं आज। सुनो। तब मैं इस सीतापुर गांव में नहीं आया था। लालगंज गांव में प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर और थोड़ी बहुत पूजा पाठ करा लेता था। मेरे पिताजी के साथ उस गांव में रहता था तब। तो उस बार क्या हुआ, सोहन बाबू से कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई। पता नहीं, उसके लिए दिल बहुत घबराया हुआ है। उसे देखने की बहुत इच्छा हो रही है। आज कितने साल हो गए उससे बात किए हुए। मन उदास हो गया होगा शायद। बेटा तुम्हारा, जाओ मिल के आ जाओ। वो तो है, बहुत दिन बात नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से दिल में अजीब सी घबराहट हो रही है। उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? सोच रहा हूं एक बार उसके घर से घूम आऊं। क्या कहते हो पिताजी? कितने दिन पहले गया था, रास्ता सही से पहचान पाएगा? हाँ, क्यों नहीं। बचपन से वही तो कितने साल बिताए हैं। वो तो है, बहुत साल वहां नौकरी की थी, फिर तो यहां आ गए। ठीक है बेटा, जब दिल कर रहा है जा घूम के आ। हाँ, कल निकल पड़ता हूं। सोमवार को राजपुर से ट्रेन पकड़कर निकल पड़ा लालपुर के लिए। जैसे जैसे लालपुर की तरफ बढ़ने लगा, बचपन की सारी यादें जैसे दिल में जमा होने लगी। कुछ साल पहले भी तू आया था सोहन बाबू के घर, लेकिन तब तो ऐसा कुछ नहीं लगा था। तो अब क्यों ऐसा लग रहा है बार बार? लालपुर जब पहुंचा तब शाम ढलकर रात होने लगी थी लगभग। स्टेशन के बाहर एक भी रिक्शा दिखाई नहीं दिया। यह जगह वैसे की वैसे ही रह गई। शाम होते ही कुछ नहीं मिलता और ना रुककर चलना शुरू किया। रास्ते के बगल में ही देखा एक मिठाई का दुकान। मेरा दोस्त दही खाना पसंद करता है, इसीलिए सोचा उसके लिए थोड़ा दही ले लेता। भैया, आपकी दुकान की दही खत्म हो गई, आधा किलो मिलेगी क्या? आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आधा किलो तो नहीं, पर 400 ग्राम हो जाएगी। चलो, बहुत अच्छा हुआ। जल्दी से दे दो फिर। और हाँ, राजपुर जाने के लिए यहाँ कोई रिक्शा मिलेगा क्या? नहीं साहब, अब तो कुछ नहीं मिलेगा। अब तो यहाँ से पैदल ही जाना होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, गांव के श्मशान की तरफ से एक रास्ता था ना, जिससे जल्दी पहुंच जाते थे।
मेरी बात सुनकर दुकानदार का चेहरा जैसे फीका पड़ गया। वो बोला, ओ श्मशान की तरफ का रास्ता इस रात को साहब, इस समय भूल कर भी उस रास्ते पर पैर मत रखिएगा। क्यों? साहब उस रास्ते पर इस समय भूतों का डर है। भूतों का डर? हाँ साहब, उस रास्ते से रात के समय जो जाता है वो उनके हाथों से बचकर कर नहीं आता। वह जाने पहचाने इंसान का रूप लेकर बुलाते हैं साहब, और जैसे ही कोई उनकी आवाज सुनकर उनके पास जाता है, बस वो जिंदा वापस नहीं आता। क्या बोल रहे हो भाई? आपको विश्वास करना है तो करिए साहब, नहीं करना है तो मत करिए। मुझे जो बोलना था ना, मैंने बोल दिया। मुझे देर हो रही है साहब, दुकान बंद करके घर जाना है मुझे। चला आया दुकान के सामने से और राजपुर की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ा रास्ता चलते ही वो रास्ता दिखा जो श्मशान की तरफ जाता है। क्या करूं? सोचते सोचते उसी रास्ते से जाने का फैसला किया। इधर उधर की बातें सोचते सोचते पता नहीं कब श्मशान के पास आ गया। वो सामने बिखरा है श्मशान, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, चिता पड़ी है और अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। पल भर में जैसे रूह कांप उठा मेरा। मोनू, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, थोड़ा मेरे पास आएगा? हाँ, मेरे पास। ये क्या? ये तो सोहन की आवाज है। सोहन यहाँ क्या कर रहा है? मोनू, बहुत तकलीफ हो रही है रे। सोहन कहाँ है तू? मेरे पीछे। पीछे मुड़ते ही देखा, ठीक वही बरगद के पैर के नीचे सिर झुकाकर बैठा है कोई। क्या हुआ तुझे? यहां क्यों बैठा है? कोई जवाब नहीं आता। अब सोहन क्या यहां ऐसे क्यों बैठा है? उस चेहरे को देखकर डर से चौंक गया मैं। ये मेरे दोस्त मोहन नहीं है, यह तो कोई और है। तो क्या ये वही मिठाई की दुकान वाले का बताया हुआ वो भूत है? कहाँ जा रहा है? आ मेरे पास आ। इतना बर्फ जैसा ठंडा हाथों का स्पर्श। सोहन, तू यहाँ वो वहां, वो कौन था? कहाँ कौन? तू इधर आ, हमारे घर जाने के लिए आया है ना? चल चल मेरे साथ। तू इस समय इधर कैसे आया? बाजार गया था, तू आएगा इसीलिए थोड़ी खरीदारी कर ली। मेरा दोस्त आ रहा है इतने दिनों बाद। चल चल, अब चलते चलते बात होगी। हाँ रे सोहन, मैं आऊंगा। ये तुझे कैसे पता चला? वाह रे, तूने चिट्ठी नहीं दी थी। मैं तो तेरी चिट्ठी का जवाब दे ना सका, पर मैं समझ गया था तू आएगा मुझसे मिलने। ओ, तो मैं आज ही आऊंगा। ये कैसे जान लिया? वो सब पता चल जाता है। लेकिन मोहन, बहुत देर से देख रहा हूं कि मेरे साथ साथ ना चलकर मेरे पीछे पीछे आ रहा है। क्या रे, पीछे पीछे क्यों चल रहा है? पास आना, साथ चलते हैं। अरे ठीक है, चल ना, मैं आ रहा हूं तो। चलते चलते सोहन के घर आ गए। सोहन बोला, तू अंदर जा मोनू। तू कहाँ जा रहा है? घर नहीं आएगा क्या? सोहन थोड़ा मुस्कुराकर कुछ देर तक जैसे जी भर के मेरी तरफ देखता रहा, फिर मुझे बोला, तू जा आशु, मैं अभी आता हूं। मैं घर जाकर दरवाजा खटखटाया। सोहन के माताजी बाहर आए। चेहरा बहुत दुखी दुखी सा दिख रहा था। मोनू बेटा, तुम आए हो? आओ आओ बेटा। हाँ चाची जी, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई आप लोगों से, इसीलिए आ गया आज। और सोहन से तो रास्ते में ही मुलाकात हो गई। बहुत हैरानी से मेरी तरफ देखकर
सोहन के माताजी बोले। सोहन से मुलाकात हुई तुम्हारी। हाँ, वो तो बाजार से लौट रहा था बेचारा, रास्ते में मेरी मुलाकात हुई। मेरे हाथ में ये बाजार का थैला देकर बोला, तू जा, मैं काम खत्म करके आता हूं। अंदर आओ बेटा, अंदर आकर बैठो। हाँ जी, चलिए। घर के अंदर आकर बैठते ही कमरे में टंगी हुई तस्वीर पर नजर पड़ी मेरी। तस्वीर देखकर चौंक गया मैं। ये तो माला पहनाई हुई सोहन की तस्वीर। हाँ बेटा, 1.5 महीने पहले ही तुम्हारी चिट्ठी मुझे मिली थी बेटा, लेकिन बता नहीं पाया। फिर उस दिन लालपुर स्टेशन के पास से लाइन पार होते समय ट्रेन के नीचे आके मेरे पैरों तले से जैसे जमीन खिसक रही थी। ये सब बातें सुनकर तो मेरे साथ इतने डेटर जो चल के आ रहा है सोहन ही तो था। तो कि क्या वो सब मेरी आंखों की भूल थी? नहीं बेटा, भूल नहीं थी। शायद तुम लोग बचपन का दोस्त हो। सोहन तो तुमसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए तुम आए हो देखकर शायद आखिरी बार के लिए तुमसे मिलकर गया। साथ ही देखा, खिड़की के पास से एक काली साया जैसे हट गई। मोनू मास्टर से सारी घटना सुनकर उस चाय की दुकान में मौजूद किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। ऐसी कहानी सुनकर कोई कुछ भी नहीं कह पाया। उधर से टुन बोल उठा, ये लो साहब, आप सबकी चाय तैयार है, लो पी लो। ओम ओम ओम। गांव के बीचों बीच पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। बरगद की जड़ों ने जमीन को जकड़ रखा था, जैसे सदियों से उस मिट्टी की निगरानी कर रही हो। शाम का वक्त था, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। खेतों से लौटते बैलों की घंटियां गूंज रही थी और दूर दूर तक चूल्हों से उठता धुआं आसमान में मिल रहा था। हर रोज की तरह गांव के मर्द चौपाल पर जमा थे। कोई बीड़ी सुलगा रहा था, कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। बच्चे दूर कोने में खेलते खेलते अचानक खामोश हो जाते, क्योंकि आज का दिन अलग था। राम राम भानु भाई साहब, कैसा रहा आज का दिन? राधे राधे, हमार सब ठीक है हो। हाँ भाई साहब, ठीक भी रहना चाहिए। आज तो बिजली आए नहीं। आज फिर अब चौपाल में जाके रामलाल जी की भूतिया कहानी सुनेंगे। गांव के सबसे बुजुर्ग रामलाल बाबा भी चौपाल पर आए थे। उनकी सफेद धोती, झुर्रियों से भरा चेहरा और गहरी आवाज हमेशा गांव वालों को अपनी ओर खींच लेती थी। लोग जानते थे कि बाबा जब भी बोलते हैं तो जरूर कोई रहस्यमयी किस्सा सुनाने वाले होते हैं। बाबा ने हुक्का अपने पास रखा और धीमी आवाज में कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। ये वही रात थी जब मैंने पहली बार छलावा देखा था। इतना सुनते ही सबकी सांसें अटक गईं। गांव की औरतें जो अपने आंगन में बर्तन मांज रही थीं, वे भी कान खड़े कर बैठ गई। बाबा ने गर्दन उठाकर आसमान देखा। चांद बादलों में छिपा हुआ था और माहौल में अजीब सी सनसनाहट थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। उस जमाने में गांव में बिजली नहीं थी। रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता। लालटेन जलाकर अपना काम चलाते थे। उसी वक्त घर के बाकी लोग खेत पर गए हुए थे और मुझे अकेला छोड़ दिया गया था। मेरा काम था कि घर पर रहकर खाना बना लूं। रात करीब 8 बजे मैं रसोई में था। चूल्हे पर दाल चढ़ाई हुई थी। तभी अचानक बाहर से खट 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 की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे के पास आकर धीरे धीरे खटखटा रहा हो। बच्चों ने चौपाल पर बैठे बैठे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। बाबा की आवाज और भी धीमी हो गई। मैंने सोचा शायद पिताजी होंगे, लेकिन जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। मैं डर तो गया, मगर फिर सोचा शायद मेरा भ्रम हो। मैंने खाना बनाया और खाने बैठा। तभी
अचानक बाहर से किसी औरत के गाने की आवाज आई। वो आवाज इतनी मीठी थी जैसे कोई लोरी सुना रही हो, लेकिन उस आवाज में अजीब सा कंपन था जो दिल को बेचैन कर देता। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, जैसे उस वक्त की आवाज को फिर से सुन रहे हों। मैंने झांक कर देखा तो दूर खेतों की ओर एक परछाई हिलती डुलती दिखी। मैं डर गया और जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। मैं जैसे तैसे खाना खाकर लेटने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से कोई थक 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 करने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने गांव का एक आदमी खड़ा था। उसने हाफते हुए कहा, रामलाल जल्दी चल, तेरे दोस्त मोहन का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी मौत हो गई। बाबा ने उस वक्त की दहशत को याद करते हुए गहरी सांस ली। आगे क्या हुआ? क्या आप अपने दोस्त की मौत की खबर सुन के जाते हो आप अपने दोस्त के घर? अरे पागल है क्या? इतनी रात को थोड़ी जाएंगे? क्यों बाबा? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मोहन मेरा सबसे करीबी दोस्त था। मैं तुरंत तैयार हुआ और उसके गांव जाने के लिए टेम्पू पकड़ लिया। रात के करीब 11 बजे थे। सड़क सुनसान थी। टेम्पू वाला बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। लेकिन जैसे ही हम गांव के पास पहुंचे, टेम्पू वाला अचानक गाड़ी रोककर बोला, मैं आगे नहीं जाऊंगा। आगे से मेरी गाड़ी कभी नहीं जाती। मेरी मानो तो तुम भी यहीं उतर जाओ। टेम्पो वाले ने ऐसा क्यों कहा? मैंने उसकी बात अनसुनी की और अकेला ही पैदल निकल पड़ा। रास्ते में सन्नाटा था। पेड़ों की शाखें आपस में टकराकर अजीब आवाजें कर रही थीं। अचानक मुझे लगा कि मैं बार बार एक ही जगह पर पहुंच रहा हूं। चाहे जितना भी चलूं, वही पीपल का पेड़, वही टूटी दीवार और वही कच्चा रास्ता सामने आ जाता। टेम्पो वाले की बात मानी आपने। मैं ऐसा फंसता तो मेरी तो फट के 4 हो जाती। बाबा की आवाज और धीमी हो गई। चौपाल पर बैठे लोग एकदम खामोश थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी जाल में फंस चुका हूं। वो था छलावा का जाल। वो इंसान को गोल गोल घुमाता रहता है जब तक कि उसकी सांसें जवाब ना दे दे। और उस वक्त मुझे चारों तरफ बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, रामलाल, रामलाल। जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। वो आवाज कभी औरत की लगती, कभी बच्चे की, कभी मेरे दोस्त मोहन की। मैं पसीने से तरबतर हो गया। डर से मेरे पैर कांपने लगे। मैं पूरी तरह से जाल में फंस चुका था। चाहे जितना भी आगे बढ़ता, वही पुराना पीपल का पेड़ मेरे सामने आ जाता। मैं समझ गया कि यह छलावा का खेल है। मेरी आंखें डर से चौड़ी हो गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। आगे क्या हुआ? तभी मुझे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो दूर सफेद कपड़े में लिपटा एक आदमी खड़ा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था, जैसे धुंध में छिपा हुआ। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। वो पास आया और धीमी आवाज में बोला, रामलाल, तू बहुत जिद्दी है। बार बार समझाया जाता है कि रात को इस रास्ते पर मत आओ, लेकिन तू मानता ही नहीं। अब तो यहां से बचकर नहीं जाएगा। इतना सुनते ही सबकी सांसें अटक गईं। मैं कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? उस परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और भाई मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मेरा दोस्त मोहन था, जिसकी मौत की खबर मुझे अभी अभी मिली थी। मैं डर और हैरानी से वहीं बैठ गया।
मोहन हंस रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा खून से लथपथ। उसने कहा, रामलाल, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन अब मैं अकेला नहीं जाना चाहता। तू भी मेरे साथ चल। उसने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मेरे पैरों की ताकत जैसे गायब हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं उसी रास्ते पर पड़ा था, लेकिन अब वो जाल टूट चुका था। गांव का पुजारी मुझे उठाकर घर ले आया था। उसने बताया कि रात को किसी ने मुझे सड़क किनारे बेहोश देखा और बुला लाया। पुजारी जी ने कहा, बेटा, तुझे छलावा ने घेर लिया था। ये आत्माएं वहीं भटकती हैं जहां उनकी मौत अचानक और दर्दनाक हुई हो। वो रास्ता शापित है। वहां रात में जो भी जाता है, छलावा उसे अपने चक्कर में घुमा घुमा कर मार डालता है। मैं डर के मारे कई दिनों तक उस रास्ते पर गया ही नहीं। बाद में पता चला कि मोहन की मौत अचानक सड़क पर गिरे पेड़ की वजह से हुई थी। उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी और उसी रात उसने मुझे भी अपने साथ खींचने की कोशिश की। बाबा की आवाज धीमी होती गई। चौपाल पर बैठे लोग खामोश थे। अगर आपको रियल हॉरर स्टोरी सुननी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल से रियल हॉरर स्टोरी अपलोड करेंगे, तो तैयार हो जाओ। और हाँ, लाइक शेयर जरूर करना। गांव की वो शांत रात, जहां आंगन में खाट पर दादाजी बैठे हैं। उनके दोनों पोते पोतियां भी वहां थे। लालटेन की हल्की रोशनी में बच्चे तकतकी लगाकर दादाजी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आज दादाजी सुनाने वाले हैं अपने जमाने की एक डरावनी कहानी। दादाजी, आज डरावनी कहानी सुनाओ ना। हाँ दादाजी, पिछली बार वाली भूत वाली कहानी बहुत मजेदार थी। आज उससे भी डरावनी सुनाओ। लेकिन दादाजी, क्या आप जब छोटे थे तब क्या सच में भूत प्रेत मिलते थे और भूतों ने आपसे बीड़ी मांगा था? अरे बच्चों, हमारे जमाने के किस्से अलग ही थे। आजकल के लोग हंसते हैं इन बातों पर, लेकिन उस वक्त गांव वाले इन चीजों से डरते थे। आज मैं तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जो मेरे जमाने में गांव का सबसे डरवाना किस्सा हुआ करता था। कौन सा किस्सा दादाजी? गांव के लोग कहते थे सूरज ढलते ही उस रास्ते पर कोई दिखता था। ना इंसान ना जानवर, बल्कि कुछ ऐसा जो इंसान का रूप तो लेता था मगर इंसान कभी था ही नहीं। लोग कहते थे आधा भेड़िया और आधा इंसान, नर पिचाच जैसा। बच्चे सांस रोककर सुन रहे हैं। यह किस्सा बहुत पुराना है, जब मैं भी तुम्हारी पापा की उम्र का था। उस वक्त गांव में हर किसी की जुबान पर इस रास्ते की चर्चा रहती थी। लोग कहते थे जो भी उस रास्ते पर रात में गया वो कभी वैसा लौटकर नहीं आया। किसी की आंखें हमेशा के लिए सुनी सुनी रह गईं। किसी का दिमाग खराब हो गया और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। दादाजी, आप उस रास्ते पर गए थे क्या? हाँ, गया था, और जो मैंने उस रात देखा था वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। बात बहुत पुरानी है। उस समय मैं भी तुम्हारी पापा की तरह छोटा ही था। गांव के बाहर खेतों के बीच से एक लंबा सुनसान रास्ता जाता था। दिन में लोग उसी से होकर कस्बे तक पहुंचते, लेकिन रात में कोई उस रास्ते की तरफ नजर भी नहीं डालता। गांव के लोग कहते थे उस रास्ते पर कोई अदृश्य ताकत रहती है। बच्चे चुपचाप सुनते हैं, तकतकी लगाए, जैसे कि उन्हें डर के साथ कहानी मजेदार भी लग रही थी। उस समय गांव में एक बूढ़े चाचा रहते थे। नाम था बच्चन। लोग कहते थे कि उन्होंने उस रास्ते पर कई बार अजीब चीजें देखी थी। बच्चन चाचा हर किसी को समझाते, रात में उस रास्ते पर मत जाना, वहां कोई परछाई घूमती है। लेकिन बच्चन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मजाक उड़ाते थे। वे कहते, भला परछाई से भी कोई डरता है क्या?
और यही लापरवाही कई बार भारी भी पड़ती थी। क्यों दादाजी, उस रास्ते पर ऐसा क्या था? सुनो, उस रात की बात है। गांव में किसी का ब्याह था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ बारात देखने गया था। रात काफी देर हो गई थी। जब लौटा तो बाकी सब लोग गांव की गलियों से होकर घर चले गए, लेकिन मैं अकेले उस सुनसान रास्ते से गुजरने लगा। बच्चे सांस रोककर सुन रहे हैं। शुरुआत में सब ठीक था। चांदनी हल्की हल्की फैली थी। रास्ते के दोनों तरफ खेत और बीच में वह लंबी पगडंडी। मैं धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन कुछ दूर जाकर अचानक ऐसा लगा जैसे पीछे कोई चल रहा हो। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन बच्चों, जब मैंने कदम तेज किए तो पीछे से भी किसी के कदमों की आवाज तेज हो गई, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली रास्ता और खेतों में खामोशी। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम है। मैंने फिर चलना शुरू किया, लेकिन पता है, कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा, ना वो इंसान लग रहा था ना ही जानवर, दूर से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो गुर्रा रहा था। मेरी सांसें निकलने ही वाली थी। ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में मुझे ही देख रहा है। वो कौन था बाबा? ऐसे तो मैंने सुना है कि ब्रह्मा पिशाच होते हैं, क्या वो भी था? अजीब सा था, दूर से समझ नहीं आया। इंसान जैसा शरीर, लेकिन भेड़िया जैसे शकल। उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे ना बहुत डर लगने लगा। मैं भागना चाहा, फिर भी डर से हिल भी नहीं पा रहा था, मानो जैसे पैर मेरा वही थम गया था। दादाजी की आवाज और भारी हो जाती है। बच्चे सहम और डर से जाते हैं। मैं देखा कि हमारे पास ही गुर्राते हुए आ रहा है। उसके गुर्राने की आवाज ही मेरा कलेजा चिर दे रही थी। बच्चे सांस रोककर सुन रहे हैं। मैंने हिम्मत करके दोबारा उसकी तरफ देखा, और बच्चों, वह भेड़िया जैसा दिखने वाला अब मेरे पास ही आने वाला था। तब तक मैं भागना स्टार्ट किया। गिरते पड़ते में भागा। मैं सोचा अब नहीं भागा तो खेल खत्म मेरा। बच्चों, वही रात थी जब मैंने पहली बार उस सीन भूतिया रास्ते की असली सच्चाई देखी। मैं भागते भागते गांव के किसी छोर पर आ गया। वो कोई और गांव था। मुझे लगा कि अभी रात के करीब 1 या 2 बज रहे होंगे। एक बाबा दिखे, बुजुर्ग थे। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ, इतना क्यों हाफो भाग रहे हो? फिर मैंने जैसे ही बताया, वो मेरा हाथ पकड़ के अपनी कुटिया में ले गए। पता, उन्होंने मुझे बैठाया, फिर आग जलाई, फिर बोले, बेटा क्या कर दिया तूने? अब तू हाथ जोड़ के बैठ जा। मैं जब तक ना कहीं तब तक ऐसे ही बैठे रहना। वो पिशाच आता ही होगा। ये जैसे ही मैंने सुना, मेरा रूह कांप गया। बच्चों में बता नहीं सकता, उस समय मेरा जान हथेली में आ चुकी थी। फिर दादाजी आगे क्या किया आपने? फिर जो गांव के बुजुर्ग आदमी थे, वो एक मंत्र बुलवा रहे थे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। चुप, एकदम चुप रहना। मंत्र बस पढ़ो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय। फिर कुछ देर बाद दादाजी ने बोला, बेटा उठा सकते हो। अब वो चला गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे इतनी जल्दी मुझे ऐसे खींच के क्यों ले गए थे बाबा? पता है बच्चों, उन्होंने क्या कहा? वो एक ब्रह्म पिशाच था जो हर रात 12 बजे के बाद उस जंगल में आता है और कोई दिखता है तो मार के की जाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम भाग पाए और सही समय रहते गांव के सीमा के पास आ गए, वरना वो पिशाच तुम्हें मार डालता। दादाजी, ब्रह्म पिशाच वही न जो पूजन पाठ से भी जल्दी नहीं भागते हैं। बच्चों, तुम सही कह रहे हो, वही होता है। वैसे आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी। दादाजी की अगली भूतिया कहानी सुनने के लिए वापस जरूर आए। रामू चाचा और सोहन साहब दोनों मधुपुर से लालपुर सोहन के लिए काम की तलाश में जा रहे थे। तभी उनकी बैलगाड़ी खराब हो जाती है और ऊपर से बादल छाए हुए थे। बारिश का माहौल बन ही रहा था। तभी सोहन बोला, अरे काका, ये बैल तो मेरे से भी ज्यादा आलसी है। कब तक ऐसे हिलते डुलते लालपुर पहुंचेंगे? चलिए हम लोग पैदल ही निकल चलते हैं। का सोहन, तुम सही कर गए, परंतु वहां जाते जाते बहुत रात न हो जाए। फिर वो दोनों बैलगाड़ी वहीं छोड़ के निकल पड़ते। पता रहे सोहम, यह बादल अच्छा संकेत नहीं दे रहे। बारिश आई थी और ये जंगल का रास्ता शायद रात में ठीक नहीं। अरे काका, बारिश आएगी तो क्या भीग जाएंगे, नहा लेंगे। बतासा थोड़ी है जो गल जाएंगे, ठंडक मिलेगी, मजा आएगा। सोहन, तुझे होश कब आएगा? तू हंसी मजाक में सब भूल जाता है, लेकिन ये जगह खेल तमाशे की नहीं है। ये जंगल, ये तो बरसों से सुनसान पड़ा है। कहानियों में तो ये तक कहा जाता है कि रात के समय यहाँ भूत प्रेत अपना डेरा डालते हैं और खासकर छलावा यहाँ बहुत घूमते हैं। ओ काका, भूत प्रेत, अरे अब आप भी वही कहानियां सुनाने लगे। बिल्कुल गांव की बूढ़ी अम्मा और दादा जैसी बातें कर रहे हो आप। वो भी तो हर मोड़ पर भूत दिखा देती हैं, कभी पीपल के पेड़ पर, कभी सुनसान कुएं के पास। सच कहूं तो आपकी बातें सुनकर मुझे डर से ज्यादा हंसी आ रही है। तभी बिजली जोर से गरजने लगती है और हल्की हल्की पानी आना भी स्टार्ट होता है। दोनों ऊपर की ओर देखने लगते हैं। काका, ये बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बड़ा तूफान ला रहे हों। कहीं हम फंस ना जाए। बताओ काका, अब तो अंधेरा भी और काला होते जा रहा है। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, जल्दी निकलना था, पर नहीं, तुझे तो बातें बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब भी क्या बैल भी वहां रुक गया। अब पैदल और जल्दी चलने पड़ेगा। बारिश होने से पहले तुम्हें कहीं रुकने की जगह देखनी होगी। अरे काका, अभी आपने जिस जगह का नाम लिया था वही शायद हमारे सामने है। देखो ना, उस ओर से हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही है। ऐसा लग रहा है घर जैसा कुछ है। अब गौर से देखो, ऊपर बोर्ड पर कुछ लिखा भी दिख रहा है। हाँ, वही होगा मधुपुरपुर स्कूल। चलो कूना वही चलते। जंगल के बीच में स्कूल, यह तो वाकई अजीब है। आपको अजीब सा नहीं लग रहा है काका? कोई गांव बस्ती तो आसपास नहीं दिख रही, चारों तरफ बस घना जंगल। तभी बिजली जोर से गरजने लगती है और हल्की हल्की पानी आना भी स्टार्ट होता है। दोनों ऊपर की ओर देखने लगते हैं। आका, इतनी तेज बारिश में अगर हम जंगल में ही भटकते रहे तो और मुसीबत होगी। देखिए, रास्ता पूरा कीचड़ हो गया। उससे अच्छा है कि हम उस स्कूल के अंदर चले जाएं। कम से कम छत तो मिलेगी। और यह आपकी भूत प्रेत वाली कहानियों पर भरोसा करते रहे ना तो ठंड और बारिश में यहीं बीमार पड़ जाएंगे। वो दोनों स्कूल की ओर जाने लगते हैं। बाहर से दिखने में स्कूल बहुत ही भयानक लग रहा था,
पर बारिश इतनी तेज थी कि उन दोनों के पास वहां रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो दोनों स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। सोहन, अच्छे से एक बार फिर से सोच ले। जंगल के बीचों बीच स्कूल, ये बात गले से नहीं उतर रही। देख, ना आसपास कोई गांव है, ना बच्चों की आवाज, ना ही कोई और इंसान, बस अंजीरा पेड़ों की सरसराहट। और यह अचानक बरसात मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। काका, आप तो हर वक्त बस शंख ही करते रहते हो। कभी कहते हो जंगल ठीक नहीं, कभी कहते हो रास्ता मनहूस है। अरे इन पुरानी कहानियों में ने आपको इतना डरपोक बना दिया है कि हर चीज में भूत दिखाई देता है। जरा सोचिए, इतनी तेज बारिश में अगर हमें यह स्कूल ना मिला होता तो हम कहाँ जाते? कम से कम छत तो है हमारे सिर पे, और आप हैं कि मिलने वाली राहत में भी सिर्फ शक ही ढूंढ रहे हो। वो स्कूल के अंदर आ जाते हैं जहां पर कुछ बच्चे नीचे बैठे थे और स्कूल के मास्टर जी उन बच्चों को पढ़ा रहे थे। अरे इतनी रात को आप सब, बाहर तो तेज बरसात हो रही है, जंगल में रुकना सही नहीं है, अंदर आ जाओ। स्कूल की दीवारें तुम्हें बारिश और ठंड से बचा लेंगी। वैसे भी जो यहाँ आता है खाली हाथ कभी नहीं जाता। धन्यवाद मास्टर जी, सच में आप तो हमारे लिए देवदूत बनकर आए हैं। इतनी घनी बारिश, अंधेरा और यह सुनसान जंगल में वो सोच रहा था कि अब रात कैसे कटेगी, पर आपकी यह दयालुता हमें हिम्मत दे रही है। काका देखिए ना, इंसानियत आज भी जिंदा है, वरना भला कौन इतनी रात को अजनबियों को अपने स्कूल में जगह देता? अरे आप लोग धन्यवाद किस बात का दे रहे हैं? यह तो मेरा ही फर्ज है। यह स्कूल हमेशा से मेहमानों के लिए खुला है। तुम जैसे मुसाफिर तो अक्सर ही यहाँ आ जाते हैं। बारिश में, अंधेरे में रास्ता भटक कर या शायद रास्ता ढूंढते ढूंढते खुद यहाँ पहुंच जाते हैं। बात आगे क्या हुआ, क्या होगा, आगे क्या छलावा से सामना होगा, और सामना हुआ तो काका और सोहम कैसे बचेंगे? बच भी पाएंगे या मारे जाएंगे? आगे क्या हुआ उसे देखने के लिए कल तक का वेट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।